हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो एनएमएमएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2020-21 का, उसमें हमने जो है मैट का जो पार्ट है वो फिनिश कर लिया था। इसमें जो 90 क्वेश्चन थे उसको हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। और अब जो आपका सेट का पार्ट है इसमें जो 90 क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेट के पार्ट में जो आपका है 3 पार्ट होता है जनरली, साइंस, सोशल साइंस और मैथ। तो साइंस, सोशल साइंस और एक होता है आपका मैथ। तो इसमें ऐसा होता है कि साइंस से आपका 35 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला के। सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, सिविक्स सब कुछ मिला के जो है आपका 35 क्वेश्चन इसमें रहेगा। और मैथ का जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। तो 35, 35, 70 और 20, 90। तो इस तरह 90 क्वेश्चन जो है सेट का कंप्लीट होता है। 35 साइंस का, 35 सोशल साइंस का और 20 मैथ का। तो इस वीडियो में जो है हम लोग साइंस का जो 35 क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह जो हम लोग इसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपका सेट का क्वेश्चन पेपर और इसमें सबसे पहले जो आपका फिजिक्स रहता है, भौतिकी। और इसमें जो है आपको 90 क्वेश्चन मिलेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा। तो ये सब तो मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है। तो इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल जो है उसको हम लोग दाब कहते हैं। दाब जो है तो उसको हम लोग प्रेशर यानी पी को हम लोग कहते हैं बल बटा क्षेत्रफल। ये होता है दाब का सूत्र, इसको आपको याद कर लेना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस फॉर्मूला से ही हर साल आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल जो है उसको हम लोग दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छर द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है जब वो अपने पंखों को 200 कंपन प्रति सेकंड औसत दर से कपाती है। इस कंपन का आवर्तकाल क्या है? तो बेसिकली जो है हमें दिया हुआ है आवृत्ति। आवृत्ति जो है ये दिया हुआ है, आवृत्ति दिया है 200 कंपन प्रति सेकंड। देखते से मान लीजिए 200 कंपन प्रति सेकंड आपको आवृत्ति दिया हुआ है और आपको क्या पूछा? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जो होता है वो होता है 1/आवृत्ति। तो ये आपका हो जाएगा 1/आवृत्ति यानी 200। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा 0.005 हर्ट्ज। ये आपका हो जाएगा आवर्तकाल 0.005 हर्ट्ज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये सब जो फॉर्मूला मैं जो बताते जा रहा हूँ ये सब आपको याद रखना। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है, P बराबर F/A होता है प्रेशर यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ये सब आपको याद रख लेना है। ये सब जो आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली इसे देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु में संक्षारण निरोध करने के लिए कौन सा प्रक्रम किया जाता है? तो विद्युत लेपन जो है वो लोहे की वस्तुओं में किया जाता है ताकि उसे संक्षारण से बचा सके। अब संक्षारण का क्या मतलब होता है? जंग लगने को ही संक्षारण कहते हैं। लोहे की वस्तु में जो जंग लग जाती है तो उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो भूकंप जो वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो आपतन कोण क्या होगा? तो हमें दिया है कि परावर्तित कोण और आपतित कोण। मान लिया ये एक सरफेस है, यहाँ पर ये हमारा आपतित कोण है, ये हमारा परावर्तित कोण है और ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये जो एंगल है ये हमारा दे दिया है कि ये 90 डिग्री है। तो आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण किसको कहते हैं? यहाँ से लंब खींचेंगे और ये जो कोण होता है ना ये होता है आपका आपतन कोण। तो ये क्या होगा? आधा 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 होता है इसका। तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। तो यदि परावर्तित किरण आपतित कोण के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है तो आपतन कोण जो है ये हमारा आपतन कोण है। जो इस लंब के साथ आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ बना हुआ कोण होता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब का प्रभाव दृष्टिपटल पर 1 सेकंड के कितने भाग के लिए स्थायी रहता है? तो एक प्रतिबिंब का प्रभाव जो है दृष्टिपटल पर 1/16वें भाग के लिए जो है वो अस्थायी रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी विशेषकर बुढ़ापा में दृष्टि शक्ति में धुंधलापन आ जाता है, इसका कारण है?
तो कभी कभी जो है विशेषकर बुढ़ापे में दृष्टि पटल में जो है वो धुंधलापन आ जाता है, इसका कारण है मोतियाबिंद। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस परिघटना के कारण नहीं बनता है? तो अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का परिवर्तन, ये तीनों जो है वो इंद्रधनुष के बनने में शामिल है, लेकिन प्रकाश का परिकिरणन जो है ये इंद्रधनुष के बनने में शामिल नहीं है। तो यहाँ लिखा है नहीं बनता है, तो प्रकाश का परिकिरणन जो है इसके कारण नहीं बनता है इंद्रधनुष। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जब तारे एक मान्य आकार बनाते हैं तब वे कहलाते हैं? जब तारे एक मान्य आकार बनाते हैं तब हम उन्हें तारामंडल कहते हैं, जैसे कि आप सप्तऋषि तारामंडल को देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा अथवा संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है वो सुबह का और संध्या का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है वो परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, उसके कारण जो है वो नियंत्रित होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 से हमको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, यानी रसायन का क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन है, पदार्थ जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेटालॉइड कहते हैं। तो पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रासायनिक है? तो पेट्रो रासायनिक यानी पेट्रोकेमिकल किसको कौन सा है इसमें से? पैराफिन वैक्स यानी पैराफिन मोम जो है ये पेट्रोकेमिकल है, यानी पेट्रो रसायन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के लौ का कौन सा क्षेत्र जो है वो आंशिक दहन दर्शाता है? तो मोमबत्ती के लौ का जो मध्य क्षेत्र होता है, मिडल जोन होता है, वो आंशिक दहन दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन है, 1 किग्रा ईंधन के पूर्ण दहन पर जितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पादित होती है वह कहलाती है? तो हम लोग अगर एक केजी किसी भी ईंधन को जलाएं तो उसमें जो ऊर्जा निकलेगी उसको ऊष्मीय मान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। इसको इंग्लिश में कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, और ये वो मात्रा होती है जो 1 किग्रा ईंधन के पूर्ण दहन पर निकलती है। अगला है मेलामाइन है। तो मेलामाइन जो है वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर को कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। मेलामाइन जो है वो एक ताप दृढ़ बहुलक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है? तो कृत्रिम रेशा जो उसको हम लोग रेयॉन भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम जो है वो हो जाएगा रेयॉन। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल के साथ अधिकतर अभिक्रियाशील होता है? तो इनमें से जो सोडियम है ये जल के साथ अभिक्रियाशील होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडा जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रियाशील होती है? तो अगर कैल्शियम को हम लोग देखें तो ये ठंडे जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रियाशील होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्रतिस्थापित करता है? तो इनमें से कौन सा धातु है जो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्रतिस्थापित करेगा? तो तांबा जो है हमारा कॉपर, वो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सी अम्ल बनाता है? कौन जो है वो ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है? तो सल्फ़र जो है वो ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लें तो H2SO4 ये हमारा ऑक्सी एसिड है। तो इसमें सल्फ़र जो है वो ऑक्सी एसिड जो है वो फॉर्म करता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय योग्य है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर हम लोग देखें तो प्लास्टिक जो है वो गैर जैव निम्नीकरणीय है, यानी इसको अगर हम लोग बाहर छोड़ देंगे तो खुद से जो है नष्ट नहीं होता है, प्राकृतिक तत्वों से नष्ट नहीं होता है। जबकि अगर इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो बाहर ये प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आपका जीव विज्ञान से है। तो हम लोगों ने क्या है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी जो है ख़त्म कर दी है, और केमिस्ट्री भी देख ली है। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, अब जो है आपको बायोलॉजी मिलेगा, यहाँ से आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसको 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। ये सब डाटा जो आप याद कर लें तो अच्छा ही, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में ये सब डाटा इस तरह का पूछा जाए। अब अगला क्वेश्चन है, जो जातियाँ सदा के लिए लुप्त हो गई हैं वो कहलाती हैं? तो जो जातियाँ हैं जो सदा के लिए लुप्त हो गई हैं उन्हें जो हम लोग विलुप्त जातियाँ कहते हैं, जो सदा के लिए लुप्त हो गए और पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम लोग डायनासोर का
एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो विलुप्त जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जो बैक्टीरिया मटर के जड़ की ग्रंथिका में मौजूद होता है उसको कहते हैं। तो मटर के जड़ की ग्रंथिका में जो है वो राइजोबियम होता है, हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है। तो निम्न में से किसका प्रयोग जो हम लोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं करते। तो नमक का तो प्रयोग करते ही हैं, चीनी का भी प्रयोग हम लोग खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं, सिरका का भी करते हैं, लेकिन मीथेन जो है, मीथेन का प्रयोग हम लोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तो जंतु कोशिका की सबसे जो बाहरी परत होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली। जिसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन माता पिता से बच्चों तक जननिक लक्षण हस्तांतरण में उत्तरदायी है। तो जीन जो है, जीन ये माता पिता से बच्चों तक जननिक लक्षण हस्तांतरण में उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, टेडपोल विकासशील सोपान है। टेडपोल जो है किसका बनता है, मेढक का बनता है टेडपोल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा कि मेढक जो है वो मेढक बनने से पहले टेडपोल होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन जो है उसका उत्पादन अग्नाशय से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल पुरुष के शरीर से उत्सर्जित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है केवल पुरुष के शरीर से उत्सर्जित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। तो 11 से 19 साल जो है उसको किशोरावस्था की अवधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो थायरोक्सिन जो है वो थायरॉयड ग्रंथि से उत्पादित होता है और इसके उत्पादन के लिए जो है वो आयोडीन आवश्यक है। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो यही थायरोक्सिन जो है ये उत्पादित नहीं होता है। तो इसके उत्पादन के लिए आयोडीन जो है वो आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्लोन किए गए भेड़ का नाम है। तो क्लोन किए गए भेड़ का नाम क्या है, डॉली है। आपको पढ़ना भी आपके क्लास में साइंस बुक में। तो क्लोन किए गए भेड़ का नाम जो है वो डॉली है। अब अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा का पुनरुत्पादन होता है। तो हाइड्रा जो है उसका पुनरुत्पादन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह जो हम लोगों ने साइंस का जो पूरा 35 क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। तो आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस को एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना है, सबको एक बार देख लेना है। और ये आपका 2020-21 का क्वेश्चन था। तो अभी जो मैं आगे की वीडियोज है उसमें मैं 2019-20 का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, और अगर हो सकेगा तो 2018-19 का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो उन सभी क्वेश्चंस को एक बार आपको गो थ्रू कर लेना है। तो इसमें होता क्या एग्ज़ाम में, बेसिकली आपको इन्हीं सब 3 या 4 सालों से जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपका सोशल साइंस या मैथ जो भी देखते हैं हो सकेगा उन दोनों में से एक का वीडियो हम लोग ले लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछे गए थे। तो एक बार हम लोग 2020-21 का क्वेश्चन ख़त्म कर लें, उसके बाद हम लोग जो है वो 2019-20 का क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे। और उसके अगर हम लोग इसे ख़त्म कर लेंगे उसके बाद 2018-19 का क्वेश्चन शुरू करेंगे। और इसके पहले के भी क्वेश्चन हैं मेरे पास। तो अगर एग्जाम के पहले पहले अगर इन 3 सालों के क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग जो उसके पहले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।